नमस्कार, मैं नयन वाश ने स्वागत करता हूँ आप सभी का ब्लिस एकेडमी पर। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। फाइनली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने जो एडमिशन्स फॉर्म है सेशन 2024-25 के लिए इनको रिलीज़ कर दिया है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल्स रिगार्डिंग एएमयू 11th एंट्रेंस ऑफ साइंस स्ट्रीम। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ ऐसा हम डिस्कस करेंगे जो कि एडमिशन प्रोस्पेक्टस के अंदर नहीं मेंशन है, जैसे कि कट ऑफ या फिर जो सीट्स अवेलेबल हैं उसमें से कितनी सीट्स एक्चुअली जनरल या फिर रिजर्वेशन के लिए अवेलेबल है। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक डिटेल्स को डिस्कस करेंगे जो कि प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन करी गई हैं। फिर जानेंगे कि जो सीट्स अवेलेबल हैं उनका क्या ब्रेकडाउन है, यानी कि कितनी सीट्स किस तरीके के रिजर्वेशन के लिए मौजूद होती हैं। और लास्ट में जानेंगे कि जो कट ऑफ है प्रीवियस ईयर्स की वो लगभग कितनी रही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोर्स डिटेल्स की, यानी कि जो एएमयू का 11th एंट्रेंस होता है साइंस स्ट्रीम का, उसमें कितनी सीट्स एडमिशन्स के लिए अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि जो 11th एंट्रेंस होता है बेसिकली 2 इयर्स का होता है, जहाँ पे आपकी 11th और 12th इसमें शामिल होती है। एएमयू के अंदर टोटल यहाँ पर 5 स्कूल हैं, जिसमें से 3 स्कूल्स जो कि आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है, एसएच सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़, एसटीएस स्कूल और जो एएमयू सिटी स्कूल है, ये तीनों स्कूल्स केवल बॉयज़ के लिए अवेलेबल है। अगर हम सीनियर सेकेंडरी बॉयज़ की बात करें तो यहाँ पे 650 सीट्स अवेलेबल है मेल्स के लिए। इसी तरीके से जो एसटीएस स्कूल है, इसमें 55 सीट्स अवेलेबल है मेल्स के लिए। और जो एएमयू सिटी स्कूल है, इसमें टोटल 50 सीट्स अवेलेबल है मेल्स के लिए। तो इस तरीके से इन टोटल मेल्स में आपके पास 755 सीट्स हैं एडमिशन के लिए 11th एंट्रेंस ऑफ साइंस में। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में एएमयू के पास 2 स्कूल्स हैं, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल है और एक एएमयू गर्ल्स स्कूल है। अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स को हम देखते हैं तो यहाँ पे 360 सीट्स हैं फीमेल्स के लिए और 120 सीट्स हैं एएमयू गर्ल्स स्कूल के अंदर। तो इस तरीके से 480 सीट्स अवेलेबल हैं 11th एंट्रेंस ऑफ साइंस के लिए, ठीक है। यानी कि जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपके पास टोटल 755 सीट्स हैं मेल्स के लिए और 480 सीट्स हैं फीमेल्स के लिए, जो कि यहाँ पे फिल करी जाएंगी एएमयू 11th एंट्रेंस ऑफ साइंस में। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर इस एग्ज़ाम को आपको फिल करना है तो बेसिकली आपको किस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। तो इस एग्ज़ाम को फिल करने के लिए आपके पास सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से या फिर इसके कुछ भी जो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होता है, जैसे 10th की एग्जामिनेशन हो गई सीबीएसई या फिर यूपी बोर्ड के द्वारा। और इसमें ध्यान ये रखना है कि आपके 45% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ जो आपने क्लास 10th पास करी है उसमें आपके पास सब्जेक्ट के तौर पे इंग्लिश होना चाहिए, साइंस होना चाहिए जिसके अंदर लाइफ साइंसेज यानी कि बायोलॉजी होनी चाहिए, और मैथमेटिक्स भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इन तीनों चीज़ों के साथ-साथ ये भी होना चाहिए कि इन तीनों ही सब्जेक्ट के अंदर आप इंडिविजुअली भी पास होने चाहिए उस एग्ज़ामिनेशन के अंदर। इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो जो प्रोस्पेक्टस के अंदर अलाउड कोर्सेज़ दिए गए हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड रूल्स दी गई है, वहाँ पे आप एक बार देख सकते हैं कि क्या-क्या और चीज़ें आपको परमिट करी जाएँगी इस कोर्स के अंदर। अब बात करते हैं एज लिमिट की कि भई कौन से वो लोग हैं जो कि इस एग्ज़ामिनेशन को दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपकी एज 19 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज ऑन 1 जुलाई 2024। यानी कि अगर 1 जुलाई 2024 तक अगर आप 19 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 जुलाई 2024 तक आप 19 साल से ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल सा है कि आपका एक रिटन एडमिशन टेस्ट यहाँ पे होता है जो कि ओएमआर बेस्ड होता है। उसके थ्रू आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। अब एग्ज़ाम के अंदर क्या आएगा, तो एग्ज़ाम के अंदर टोटल 100 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है, जो कि 100 मार्क्स को ही रखते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। पिछले साल तक जो पैटर्न था उसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती थी आपके एग्ज़ाम में, लेकिन इस साल से आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश भी आएगी। तो एक बार हम देख लेते हैं।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके अंदर साइंस में से 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ साइंसेज रहता है। अगर मैं इसको भी ब्रेक डाउन कर दूं तो लगभग 17 क्वेश्चन फिजिक्स से मान लीजिए आप, और 16 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, और 17 क्वेश्चन ही लगभग आपके बायोलॉजी से आते हैं। तो लगभग इस तरीके से 50 मार्क्स के जो आपने एनसीईआरटी सिलेबस है आपका, अ, वही यहाँ पर बेस आपका रहता है। जनरली उसी में से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ पे फ्रेम किए जाते हैं। इस साल का जो सिलेबस है 2024-25 का, ये अभी साइट पे अपलोड नहीं किया गया है। जैसे ये अपलोड होगा तो इस पे भी एक वीडियो हम बना के आपके लिए डाल देंगे। वहाँ पे आप एक बार डिटेल में देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो साइंस वाले पार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम मैथमेटिक्स को देखें तो मैथमेटिक्स से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जनरल नॉलेज से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जैसे कि बुक्स एंड ऑथर हो गया, ठीक है, करंट अफेयर्स हो गए, बेसिक ज्योग्राफी हो गई, बेसिक इकोनॉमिक्स हो गई। इस तरीके के क्वेश्चन ये जनरल नॉलेज में यहाँ पे पूछ लेते हैं। इस बार पहली बार इंग्लिश को आपके एग्जाम में ऐड किया गया है। इससे पहले 10 मार्क्स की जनरल नॉलेज आती थी, लेकिन अब की बार आपकी 5 मार्क्स की जनरल नॉलेज आएगी, और 5 मार्क्स के ही आपके इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कि आपने अपने 10th एग्जाम के इंग्लिश वाले पोर्शन में जो ग्रामर में किए थे, लगभग उसी तरीके के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। जैसे एंटोनियम, सिनोनियम्स वगैरह पूछ सकता है, इस तरीके का। लास्ट में अब आता है इंडो इस्लामिक कल्चर। तो इंडो इस्लामिक कल्चर टोटल 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछा जाता है। तो इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है 25% की। यानी कि हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपके 0.25 मार्क्स सही ओवरऑल टोटल में से काट दिए जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते वक्त कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं या फिर आप 50-50 लगता है कि ये सही हो सकता है कि उन्हीं को मार्क करने की आप कोशिश करें। अब बात करते हैं कि एडमिशन फॉर्म्स कब से अवेलेबल हैं। तो बेसिकली आज यानी कि 19th ऑफ मार्च 2024 से जो एग्जामिनेशन फॉर्म्स हैं ये आपके अवेलेबल हो गए हैं, और विदाउट लेट फी। यानी कि जैसे कि आज 19 मार्च 2024 है, तो आप 14 अप्रैल 2024 तक बिना किसी लेट फी के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपका जो साइंस स्ट्रीम का फॉर्म है ये 900 रुपीज़ इसकी प्रोसेसिंग चार्जेस हैं। सिमिलरली जो आपका कॉमर्स स्ट्रीम है इसकी भी फ़ी 900 है, और जो ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम है इसकी फ़ी भी 900 रुपीज़ है। तो आज से आप इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको www.amucontrollerexam.com पे जाना होगा। इस पे आप विज़िट करेंगे तो एडमिशन वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर एक आईडी अपनी क्रिएट कर लेनी है, और उसके बाद जो जो प्रोसेस है वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप वो आता रहेगा, आपने उसको फिल कर देना है। अगर आप 14 अप्रैल 2024 तक इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हैं तो आपके पास लगभग 6 दिन का एक और स्लॉट है 21 अप्रैल 2024 तक। इसमें फिर आपको 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे लेट फ़ी के तौर पे। तो ध्यान रखें ये जो 1 महीने का स्लॉट लगभग आपको मिला है, इसी बीच आप अपने एडमिशन फॉर्म को फिल कर दें, ताकि आपकी जो लेट फ़ी है वो यहाँ पर ना लगे। अभी एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एएमयू ने एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं करी है, लेकिन अगर एक एक्सपेक्टेड डेट की हम बात करें तो ये जो आपका एग्ज़ाम है या तो ये 19th ऑफ मई 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा, या फिर 26 मई ऑफ 2024 को ये कंडक्ट होगा। इन दोनों डेट या फिर थोड़ा सा आगे पीछे इससे मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम आपका संडे को ही होगा। ठीक है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि जो ये एग्ज़ाम होता है 11th एंट्रेंस का, ये जनरली संडे को ही कंडक्ट कराती है। तो लगभग 19th या 26 मई को ये आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो लगभग आपके पास अभी 2 महीने हैं। अपनी प्रिपरेशन आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। मेन फोकस आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे ही रखना है, जी को अपना बेस बना के चलिए। कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप आसानी से जो क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं उनको आंसर कर पाएंगे।
अब हम बात करते हैं टेस्ट सेंटर्स की। अगर हम टेस्ट सेंटर को देखते हैं तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आप डिफरेंट जगह पे एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर अलीगढ़ का ऑप्शन अवेलेबल है उत्तर प्रदेश में। इसी तरीके से आप लखनऊ को भी टेस्ट सेंटर के तौर पे चुन सकते हैं। देन फिर मेरठ, बरेली, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर, पटना बिहार के अंदर, न्यू दिल्ली और किशनगंज बिहार में भी आप अपने टेस्ट सेंटर को चुन सकते हैं। अब इन सारी डिटेल्स के बाद कुछ और भी डिटेल्स यहाँ पर हैं, जैसे कि जो साइंस स्ट्रीम का एग्ज़ाम होता है और जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता है, ये कंबाइंड एग्ज़ाम होता है। यानी कि इन दोनों चीज़ों के लिए आपको अलग-अलग फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत है। सेम ही फॉर्म से आप दोनों चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि जो 11th एंट्रेंस है साइंस का, इसके लिए फ़िल करें, तो आप वहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियरिंग को भी फ़िल कर दीजिएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जब आपका सिलेक्शन होगा, तो आपको पूछा जाएगा कि आप बेसिकली किस में एडमिशन लेना चाहते हैं, है ना? तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो 11th एंट्रेंस है साइंस का और जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, उसका एडमिशन फॉर्म सेम ही होता है। इसके बाद दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि जो टेस्ट पेपर है, ये आपको 3 लैंग्वेज में अवेलेबल होगा, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, ठीक है? तो फिल करते टाइम जब आपसे पूछा जाएगा, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप किस लैंग्वेज में अपने एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कि जिस तरीके से ये एक हम एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम एडमिशन नहीं हो पाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो एएमयू है, ये एक सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम चलाती है। यानी कि जो बच्चे इस मेन एग्ज़ाम के थ्रू सेलेक्ट होंगे, उनको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जिसके कारण उनकी जो पूरे साल की फ़ी होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन इस एग्ज़ाम में जो बच्चे बैठते हैं, उसमें से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो फिर उन बच्चों का क्या होगा? तो उन बच्चों के लिए एक सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम चलाई जाती है, जहाँ पे बिना किसी सब्सिडी के, जिस तरीके से आप प्राइवेट स्कूल में फ़ी देते हैं, लगभग ऑलमोस्ट उतनी ही फ़ी आपको 1 साल की पड़ती है, जो कि आपको यहाँ पे देनी होती है। तो मेन बात जो यहाँ पे बताई गई है कि जो भी बच्चे सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं साइंस स्ट्रीम के लिए, और वो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के अंदर भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो बेसिकली जब वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो उनको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पे करने होंगे। तो फिर उनको जो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम होती है उसके अंदर भी कंसिडर कर लिया जाएगा। सेल्फ फाइनेंसिंग के जो ये स्कूल होते हैं, ये बेसिकली जो दोपहर होती है, यानी कि आफ्टरनून वाला होता है, उसमें इसकी क्लासेस कंडक्ट करी जाती हैं। पढ़ाई बिल्कुल सेम होती है, जो आपको रेगुलर क्लासेस के अंदर पढ़ाया जा रहा है, वही सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के अंदर भी पढ़ाया जाता है। बस अंतर से इतना है कि यहाँ पे आपको पूरी फ़ी पे करनी पड़ती है एएमयू को। डिग्री आपको सेम ही मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि एक बार जब आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, तो बेसिकली आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो कंपल्सरी सब्जेक्ट रहने वाले हैं, साइंस स्ट्रीम में सेलेक्ट होने के बाद, वो इंग्लिश रहने वाली है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। इसके बाद अगर आपने पीसीएम लिया है, तो आपको मैथमेटिक्स मिल जाएगी, या फिर आप बायोलॉजी चुन सकते हैं, या फिर आप होम साइंस चुन सकते हैं। होम साइंस में ध्यान ये रखना है कि जो होम साइंसेज़ हैं, केवल फीमेल के लिए अवेलेबल हैं। मेल जो है वो होम साइंसेस को नहीं चुन सकते हैं। अब अगर हम जनरल कैंडिडेट की बात करें, तो फिर पांचवा सब्जेक्ट चुनने की बात आएगी। तो पांचवें सब्जेक्ट के तौर पे अगर किसी ने पहले बायोलॉजी ले ली है, तो वो मैथमेटिक्स ले सकता है। अगर किसी ने चौथा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लिया था, तो पाँचवाँ बायोलॉजी ले सकता है। होम साइंसेस केवल फीमेल ले पाएँगी। इसी तरीके से पाँचवें सब्जेक्ट के तौर पे आप एनवायरमेंटल साइंस चुन सकते हैं, हिंदी चुन सकते हैं, उर्दू इलेक्टिव चुन सकते हैं, पीएचई चुन सकते हैं, कंप्यूटर साइंस है, अरेबिक है या फिर पर्शियन है। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि जिस स्कूल में आपका सिलेक्शन होगा, तो वहाँ पे एक बार आपको चेक करना पड़ेगा, क्या वहाँ पे इन सब्जेक्ट्स की फैसिलिटी अवेलेबल है या फिर नहीं। इसी तरीके से जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं, वो भी पाँचवें सब्जेक्ट के तौर पे मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, होम साइंसेस, जो कि केवल फीमेल्स के लिए अवेलेबल है, एनवायरमेंटल साइंस, हिंदी, उर्दू इलेक्टिव, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स या फिर साइकोलॉजी में से कुछ भी एक चीज़ चुन सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी।
इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जो कि आपको पता होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल अप करने से पहले। अब हम बात करते हैं कि जो सीट्स अवेलेबल अभी हमने देखी थी कि लगभग 755 सीट्स बॉयज़ के लिए अवेलेबल थी और 400 सीट्स गर्ल्स के लिए अवेलेबल थी। इसमें से एक्चुअली कितनी सीट्स आपके लिए अवेलेबल हैं एडमिशन पर्पज़ से? तो अगर इन 755 सीट्स और 480 गर्ल्स की जो सीट्स थी, इसमें से अगर रिज़र्वेशन वाली सीट्स हम हटा दें, तो केवल आपके पास 604 सीट्स बचती हैं बॉयज़ में और 384 सीट्स बचती हैं गर्ल्स के अंदर। अब एक बात हम समझेंगे, ठीक है? ऑलरेडी काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि एएमयू की क्लास 10th में होंगे और अब वो 11th में आने वाले होंगे। तो एएमयू ऐसा तो नहीं करेगी कि उन सबको भाई बाहर निकाल देगी। तो ये जो 604 सीट्स बची हैं, इसमें से 50% सीट्स इंटरनल के लिए रिजर्व्ड होती हैं और बाकी की 50% सीट्स जनरल के लिए अवेलेबल होती हैं। कहने का मतलब, जैसे कि अभी हमने देखा कि टोटल 755 सीट्स अवेलेबल थी और लास्ट ईयर की जो सिलेक्शन लिस्ट थी, उसमें 151 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था रिजर्व में। तो यानी कि अगर 755 में से 151 हम माइनस कर देंगे, तो अब हमारे पास बचेंगी 604 जनरल सीट्स। अब ये जो 604 सीट्स हैं, इसमें से एएमयू 50% सीट्स अपने इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए रखता है और 50% सीट्स एक्सटर्नल के लिए रखता है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है? इंटरनल वो लोग हैं जो कि जिन्होंने एएमयू से ही क्लास 10th की एग्जामिनेशन पास करी है और एक्सटर्नल वो लोग हैं जो कि अभी तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े हैं। यानी कि इन 604 सीट्स में से अगर 302 सीट्स को अब हम हटा दें, तो जो जनरल लोग हैं जो कि आज तक एएमयू के अंदर नहीं पढ़े हैं, इनके पास केवल बॉयज़ के लिए 302 सीट्स अवेलेबल हैं। इसी तरीके से अगर हम फीमेल्स की बात करें, तो फीमेल्स में लगभग 96 सीट्स थी जो कि रिजर्व कैटेगरी के लिए थी। तो 480 में से जब 96 माइनस करेंगे तो 384 सीट्स बचेंगी। इसका 50% निकाल दें तो 192 सीट्स एक्सटर्नल के लिए हैं और 192 सीट्स इंटरनल के लिए हैं। अब एक बात और समझेंगे, जैसे कि 302 सीट्स यहाँ पे एक्सटर्नल के लिए हम देख रहे हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी इंटरनल बच्चा एक्सटर्नल की कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा, ठीक है? अगर कोई भी बच्चा एक्सटर्नल की कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा इंटरनल वाला, तो फिर वो एक्सटर्नल वाली सीट्स को भी ले जाएगा। जैसे कि जनरल रिजर्वेशन के अंदर होता है, आप देखते हैं कि जो जनरल कट ऑफ होती है, अगर कोई एससी एसटी ओबीसी जनरल से ज़्यादा नंबर लेके आता है तो वो जनरल वाली सीट को भी एक्वायर कर लेता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम फिनोमेना आपके साथ रहेगा, ठीक है? तो जो एक्सटर्नल बच्चे हैं उनका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? अब एक बार हम रिज़र्व जो सीट्स हैं उसमें एक अंदाज़ा देख लेते हैं कितनी सीट्स किस कैटेगरी के लिए रिज़र्व रहती हैं। तो यहाँ पे कई तरीके के रिज़र्वेशन होते हैं, जिसमें से पहला रिज़र्वेशन होता है चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, ठीक है? यानी कि जो एम्प्लॉय यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं, अगर उनका कोई बच्चा इस फॉर्म को फिल करता है, तो बॉयज़ के अंदर लगभग 61 सीट्स यहाँ पे रिज़र्व्ड हैं और गर्ल्स के लिए 38 सीट्स रिज़र्व रहती हैं। ऐसे ही अगर कोई बच्चा है यूनिवर्सिटी एल्यूमिनी का, ठीक है? यानी कि जो लोग पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं, अगर उनमें से किसी का बच्चा है, तो 36 बॉयज़ के अंदर सीट्स रिजर्व्ड हैं और 20 सीट्स गर्ल्स के अंदर रिजर्व्ड हैं। अगर कोई ओबीसी को बिलोंग करता है, तो 16 सीट्स बॉयज़ के अंदर और 18 सीट्स गर्ल्स के अंदर रिजर्व रहती हैं। ऐसे ही अगर कोई शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है, तो 11 सीट्स बॉयज़ के अंदर, 7 सीट्स गर्ल्स के अंदर। कोई अगर शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करता है, तो 6 सीट्स बॉयज़ के अंदर हैं, लेकिन गर्ल्स के अंदर कोई यहाँ पे सीट नहीं थी। अगर कोई डिस्टेंट स्टेट को बिलोंग करता है, अब डिस्टेंट स्टेट का मतलब उत्तर प्रदेश को छोड़ के बाकी की जो स्टेट्स हैं या बाकी की जो यूनियन टेरिटरीज हैं, अगर कोई वहाँ से इस चीज़ का फॉर्म भरता है, तो ऐसे बच्चों के लिए फिर 15 सीट बॉयज़ में और 10 सीट्स गर्ल्स के अंदर रिजर्व्ड हैं। ऐसी अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 10 सीट्स बॉयज़ के लिए रिजर्व करी गई हैं और 5 सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व करी गई हैं। अगर कोई एनसीसी का कैडेट है, तो यहाँ पे 5 सीट्स बॉयज़ के लिए और 2 सीट गर्ल्स के लिए रिजर्व करी गई हैं। ऐसी अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो 17 सीट बॉयज़ में और 6 सीट्स गर्ल्स के अंदर। और अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है जिसकी रिसेंटली पोस्टिंग हुई है अलीगढ़ के अंदर, तो यहाँ पे एक-एक सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसी तरीके से आर्म फोर्सेस के कोई बच्चा है जिसके पेरेंट्स
किसी वॉर के अंदर शहीद हुए हैं तो उनके लिए भी एक-एक सीट यहाँ पे अवेलेबल है। ये एक एप्रोक्सीमेट डाटा है जो कि हर साल लिस्ट आती है सिलेक्शन की, उसमें से हमने इसको निकाला है। तो लगभग जो सीट्स हैं कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे रिज़र्व रहती हैं। इससे एक आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो फिर आपकी जो अ, लिस्ट आती है उसमें कितने चांसेस हैं सेलेक्ट होने के। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो पहली चीज़ हमें ये समझनी है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये अपनी कट ऑफ जारी नहीं करती है। ये जो डाटा है ये बच्चों से पूछ के एक अप्रॉक्सीमेट डाटा निकाला गया है कि जो लास्ट रैंक आई लगभग उसने कितने मार्क्स स्कोर करे थे। तो यहाँ पे लगभग पिछले 6 साल का डाटा आप देख सकते हैं। इस कट ऑफ को 2 तरीके से बाँटा गया है, एक इंटरनल कट ऑफ है और एक एक्सटर्नल कट ऑफ है। इंटरनल यानी कि जो बच्चे ऑलरेडी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और एक्सटर्नल यानी कि जो आज तक नहीं पढ़े हैं। तो अगर हम सबसे पहले लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो जो इंटरनल बॉयज़ थे, उनके लिए जो कट ऑफ रही वो 40 से 45 मार्क्स के बीच में रही। यानी कि इस एग्ज़ाम के अंदर अगर आप 100 में से 40 से 45 मार्क्स आप ले आएँगे, तो आपका जो सिलेक्शन है यहाँ पे हो जाएगा। सिमिलरली गर्ल्स के लिए भी जो कट ऑफ थी वो 40 टू 45 रही। लेकिन अगर एक्सटर्नल की हम बात करें तो एक्सटर्नल कट ऑफ यहाँ पे 55 से 60 के बीच में रही। सिमिलरली फीमेल्स के लिए भी 55 टू जो 60 का मार्क था यहीं पे कट ऑफ गई। इसी तरीके से जो प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ है वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर एक ट्रेंड अगर हम देखें कि लगभग ऑन एन एवरेज अब कट ऑफ कितनी जा रही है तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई इंटरनल है तो उसको लगभग 40 से 45 मार्क्स आपको स्कोर करने ही होंगे, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। और शायद इस साल कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ जाए क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी गई है, तो जो बच्चे पहले जीके के अंदर स्कोर नहीं कर पाते थे हो सकता है कि अब 2 से 3 मार्क्स वो इंग्लिश के अंदर स्कोर कर दें। तो आप मान के चलिए कि अगर आप इंटरनल हैं और 45 प्लस आप स्कोर कर रहे हैं तब जाके अब आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। इसी तरीके से जो बच्चे एक्सटर्नल है, अब वो मान लें कि अगर वो 55 प्लस या ऑलमोस्ट हम मान के चलें कि अगर वो 58 प्लस मार्क्स यहाँ पे लेके आएँगे, तभी जाके अब इनका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो इस बात को आप ध्यान रखें जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को लगा के देखें, उससे एक आपको आइडिया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा रहे हैं और फिर उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। पैटर्न को देख के घबराएं नहीं, एक चैप्टर को पकड़ें, उसको अच्छे से स्टडी करें एनसीईआरटी से, देखें कि एनसीईआरटी में क्या-क्या बताया गया है। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर्स देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट जो एनसीईआरटी में बताया गया है, लगभग सारे क्वेश्चन वैसे ही मिलते-जुलते हैं। स्पेशली एनसीईआरटी में जो टेबल्स दे रखे होती हैं डिफरेंट चीज़ों की, उसको आप अच्छे से देखिए, वहाँ से जनरली क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। हमारे चैनल पे भी आपको साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम दोनों के लिए ही आने वाले दिनों में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं हर एक चैप्टर वाइज वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे। वहाँ से भी आप इस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से अभी हमने सिलेबस के अंदर देखा कि जो इंडो इस्लामिक कल्चर है वो 10 मार्क्स की यहाँ पे आती है और ये जो 10 मार्क्स हैं ये आपके सिलेक्शन कराने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर आप इंडो इस्लामिक कल्चर को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे इंडो इस्लामिक कल्चर का जो रिकॉर्डेड बैच है इसको आप जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको काफ़ी डिटेल में हर एक चैप्टर को समझाया है। साथ ही साथ हर एक चैप्टर की आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की पीडीएफ भी यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही साथ इस बैच के अंदर आपको 10 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। इस बैच की जो फ़ी है ये केवल 200 रुपीज़ है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे मौजूद इस व्हाट्सएप नंबर पे हमको मैसेज कर सकते हैं या फिर आपकी कोई और क्वेरी है एडमिशन से रिगार्डिंग या फिर किसी और चीज़ से रिगार्डिंग तो आप इसको भी हमको यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। उन सभी को आंसर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।